कोई आवाज ना आए। कल एक पॉइंट जाते जाते जल्दी में हुआ था, वो पॉइंट कुछ इस तरह से था, गवर्नमेंट ने लॉ पास किया कि जिनके भी 150 मिलियन से ऊपर के प्रॉफिट्स हैं वो अपने शेयर होल्डर्स को कम से कम उसका 20% बांटेंगे। ठीक है, तो हमारा 18 के साल का पूरे साल का प्रॉफिट बनता था 175,000, पूरे साल का प्रॉफिट। ठीक है, मैंने जब आपको डिविडेंड इंटरिम और बोनस की क्लासिफिकेशन पढ़ाई थी, मैंने आपको ये समझाया था कि देखें ना, प्रॉफिट ऐसा थोड़ी है कि पूरा साल एक मशीन चलती रहेगी और एंड पे एकदम से एक फिगर निकल के बाहर प्रॉफिट की आ जाएगी। सारा साल ऑपरेशंस होते हैं, डेली बेसिस पे प्रोडक्शन सेल्स हो रही हैं, प्रॉफिट से क्रू हो रहे हैं। इसीलिए तो कहा था कि 6 महीने के एंड पे 6 महीने के प्रॉफिट्स की बेस के ऊपर कुछ डिविडेंड बांट दिया जाता है। अब ये जो ईयर एंड पे 175,000 का प्रॉफिट नज़र आ रहा है, ये प्रॉफिट तो आहिस्ता आहिस्ता एक रू होगा। जैसे पहले 3 महीने के एंड पे लेट से 50 हो गया हो, दूसरे के एंड पे 30 हो, 80 हो गया हुआ था, फिर 70 आ गया, कितना हो गया 150, फिर 25 आखिरी 3 महीनों में आ गया होगा। ऐसे यूं नहीं, एंड पे नहीं करते, यूं कर लेते हैं 50, 30, 80 और कितना बच गया 75, 175 बनाना है। ये इस तरह से वो हालात ख़राब हो गए होंगे थोड़े से। ठीक है, हम जिस ठीक है इकोनॉमी के हालात ख़राब हो गए। बहरहाल ये टोटल प्रॉफिट्स आहिस्ता आहिस्ता एक्रू हुए, ये एक्रू होके टोटल 1,75,000 बने। ठीक है, गवर्नमेंट ने कहा 1,75 का 20% देना है, वो बना था 35,000। अब आपने 18 के अंदर ही 6 महीने के प्रॉफिट जो लेट से 80 थे, मिसाल ले रहा हूँ, पता नहीं है कितने थे, 80 थे, उनकी बेस पे कोई आपने ये आप मिलियन कर लें, ठीक है ना, ये मतलब थाउजेंड ही है ना। ठीक है, तो 80,000 का प्रॉफिट आ चुका था, उसमें से आपने पहले ही इत्तेफाक से कितना 13,750 था, आपने 13,750 का डिविडेंड बांट दिया हुआ था। ये डिविडेंड आपने जो बांटा था वो यहाँ पर इंटरिम 18 के अंदर इंटरिम के नाम से आ रहा था 13,750। ठीक है जी, अब जब आपको ये लॉ पास हुआ, आपको ज़रूरत पड़ी कि हमने 35 के बराबर करना है इस डिविडेंड को, लिखा हुआ था, कंपनी ने कहा है कि हम अवॉइड बाय करेंगे इस रूल को। ठीक है, तो जब उनको अवॉइड बाय करने की ज़रूरत पड़ी तो उन्होंने देखा कि 35 टोटल देना था, लेकिन वो 35 1,75 में से 20% देना था ना, तो उसी 1,75 का ही ये भी हिस्सा था जिसमें से 13,750 ऑलरेडी दे चुके थे। तो फिर वो मियाँ साहब को कहा था, चार्टर्ड अकाउंटेंट ने, शेख साहब को कहा था चार्टर्ड अकाउंटेंट ने कि शेख साहब आप टेंशन ना लें, फाइनल डिविडेंड वो अनाउंस, उन्होंने कहा जी हमने इस रिक्वायरमेंट को पूरा करना है। तो रिक्वायरमेंट तो पूरी होगी 35,000 पे होने से, तो उसमें से ही 13 पे हो चुका है, लेकिन बाकी तो पे करना पड़ेगा ना। वो कितना बनता है, कितना 21,250, ये मिलकर कितना बन जाना है 35,000। लेकिन ये अब अनाउंस तो करना था, फिर उन्होंने बोर्ड मीटिंग उन्होंने कहा जी हमने ये अनाउंस करना है। उन्होंने कहा जी ठीक है, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में उन्होंने कहा सामने पैसे आ रहे हैं, कोई मसला नहीं, आन दो। तो ये अप्रूव भी हुआ था, अंग्रेजी में लिखा हुआ था, अनाउंस हुआ था, रिकमेंड किया था, अप्रूव भी हो गया था। लेकिन सारा 35 यहाँ पे नहीं करना, क्योंकि उन्होंने कहा था 175,000 में से 20 देना है। तो ये जो 18 के अंदर 18 का कुछ प्रॉफिट बांटा था, वो भी तो, ये भी तो इस 175 का हिस्सा ही थे। तो इस सारे 175 में से टोटल 35 देना था, तो 13,750 दे चुके थे, बाकी हमने मजीद पे करके ये लॉ की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लिया था। ठीक है, ये बात थोड़ी सी कल जाते जाते तेजी में हो गई थी, एक बात हो गई। अच्छा, दूसरी बात, आपको क्वेश्चन बैंक 2 के अंदर छोटा सा मसला आया होगा,
वो मसला ये था कि उसने रीवैल्यूएशन 18 हमारा साल था, उसने कहा जी पिछले साल के एंड पे 31/17 पे रीवैल्यूएशन हुई है और 1000 रुपये का सरप्लस आया और यकम जनवरी 18 को आपको नज़र 1500 का आ रहा है। अब इसका मतलब या तो ये बाकी 500 लैंड है और अब बिल्डिंग का आ गया तो सिर्फ उसको डेप्रीशिएट कर लेते हैं, यानी कि ट्रांसफ़र कर लेते हैं, लेकिन फिर उसने ट्रांसफ़र करते हुए सारा 1500 ट्रांसफ़र किया और किया भी उसी रिमेनिंग लाइफ पे जो उसने दी हुई थी 10 की। तो भाई ये सवाल की थोड़ी सी टेक्निकल मिस्टेक थी। पर्चे में आपके साथ भी जब ऐसा हो जाए तो कोई मसला नहीं है, 1500 पूरा पड़ा है, आप उस सारे के सारे को 10 पे डिवाइड कर दो ताकि ट्रांसफ़र की एंट्री तो दिखा सको। उसने अगर खुद से कोई वीकनेस दिखाई है, उसे यहाँ पर सिर्फ एक लफ्ज़ लिख देता ना, द एसेट की बजाय लिख देता रिमेनिंग लाइफ ऑफ एसेट्स, तब भी काम चल जाता है। ठीक है, थोड़ी सी उसकी ड्राफ्टिंग मिस्टेक है सवाल की, कोई बात नहीं है। अगर वो उसने थोड़ी सी ड्राफ्टिंग मिस्टेक कर भी दी है तो पर्चे में ऐसा हो जाता है, आपने नहीं छोड़ना एडजस्टमेंट को, आपको ट्रांसफ़र की एंट्री आती है जो समझ में आ रहा है। आप 1 लाख को भी कराओगे तब भी ठीक है, ट्रांसफ़र की एंट्री आधे नंबर तो मिल जाएंगे। बहरहाल यहाँ पर जो 500 पहले से आ रहा था उसके बारे में रिमेनिंग लाइफ गिवन नहीं थी, तो अज्यूम यही किया गया कि ये सारे के सारे की ही रिमेनिंग लाइफ 10 है, तो 1500 के 1500 को 10 पे डिवाइड करके ट्रांसफ़र कर दिया था। ठीक है जी, छोटी सी असम्पशन लेनी पड़ी। और कोई स्टेटमेंट ऑफ इक्विटी के टॉपिक में मसला है तो बता दो। क्या कर रही थी प्रॉब्लम, वो पढ़ें। ऑन 31 मार्च कंपनी इशूड राइट शेयर्स ऑफ 20 पर शेयर। राइट शेयर्स वर इशूड इन द, क्या मसला है इसमें, इसमें क्या मसला है, इसमें कोई मसला नहीं है। 1 फॉर 5 शेयर्स हैं, इसको 1/5 करके 20% कर लेना था। ठीक है, उसके बाद देख लेना था इससे पहले कोई डिविडेंड तो नहीं है, मेरे ख्याल में नहीं था इससे पहले कोई डिविडेंड, तो फिर जो शेयर कैपिटल नज़र आ रहा था, हाँ, उसमें से आपने उसी तरह से स्टेप 1 में जाकर पहले नंबर ऑफ शेयर्स निकालने थे। राइट इशू है, बताया था फर्क है राइट में और आईपीओ में। ठीक है, राइट इशू के लिए एग्जिस्टिंग शेयर्स निकालने पड़ते हैं स्टेप 1 में, फिर एग्जिस्टिंग शेयर्स जो निकलते हैं उन पे 25-20% लगाकर राइट शेयर्स निकाल के एंट्री करनी थी। लिखा तो राइट इशू है, वो कह रहा है इशूड, कंपनी इशूड इन द, हाँ, राइट शेयर्स वर इशूड इन द प्रोपोर्शन ऑफ 1:2। राइट शेयर्स इशू किए हैं लेकिन उसकी फिगर नहीं गिवन, उसका प्रोपोर्शन ही गिवन है, परसेंटेज ही गिवन है, तो वो वही करना था जैसे हमने सीखा हुआ। बेटा प्रॉफिट एंड लॉस में कभी भी शो नहीं करना, ये बात आइंदा की ना तो मैंने तुम्हें जो है ना अगले 1 हफ्ते तो खड़ा रख के क्लास पढ़ानी है। डिविडेंड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, इट विल नेवर एवर कम बिफोर नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाल के उसको लेके आओ रिटेन्ड अर्निंग में। वो याद करो, वो गाड़ियां दो, लाल और नीली गाड़ी, इवन सरप्लस को भी वहां पे नहीं ट्रांसफर करके दिखाया था, हम उसको लेके यहां पे आ जाते हैं, फिर पिटाई यहां पे, सरप्लस की पिटाई यहां पे की थी। ऐसे ही प्रॉफिट लेकर आओ, डिविडेंड बांटना है इधर बांटो, ट्रांसफर करना है इधर ट्रांसफर करो। हाँ जी, ये बात मैंने आपको समझाई थी कि 31 दिसंबर 18 के साल के अकाउंट्स 31 दिसंबर 18 की शाम को नहीं बन जाते, तो वो जनवरी फरवरी में जाकर बनते हैं, तो उसके अंदर ये डिविडेंड रेकमेंड करके एजीएम से पहले जो है वो हमने अप्रूव कर लिया, उसको फिर हम जो है वो एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं। अब इसको छोड़ दें। देखिए खर्चा हो ही नहीं सकता, दिस इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, ओनर का ही पैसा है ये प्रॉफिट्स भी, तो ओनर के पैसे में से ओनर ने थोड़े से पैसे निकाल लिए हैं, तो ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट है, दिस इज नॉट एन एक्सपेंस। जी एक तरह से ड्राइंग्स नहीं, ये हैं ही ड्राइंग्स जिनका नाम डिविडेंड रखा हुआ, मैंने काट के डिविडेंड लिखा था। जी बिल्कुल लायबिलिटी है, दूसरा इम्पैक्ट लायबिलिटी ही है। डिविडेंड डेबिट प्रॉफिट एंड लॉस में नहीं, रिटेन्ड अर्निंग्स में, और उसको रख लोगे, चुप करो,
पेएबल के लेजर में जैसे जैसे लोग आते रहेंगे पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट, पेएबल डेबिट कैश क्रेडिट। और जी हेडिंग बनाएं जी IAS 7 स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज। इसकी तरफ ध्यान ना दें, ये स्टेप बाय स्टेप खुद बनवाऊंगा। किसी ने फनकारी लगाने की कोशिश की होगी तो तंग ही होंगे, वो फायदा नहीं होगा, उनको उस तरह से समझ नहीं आएगी जैसे मैं आपको समझाना चाह रहा हूं। फाइनेंस भाई बातें बंद कर दो, मसला क्या है यार, बस कर दो, अब आ ही गए हो तो। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल एक सेट ऑफ कंपोनेंट्स को कहते हैं। कोई एक इनकम स्टेटमेंट या एक बैलेंस शीट या इन दोनों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं कहा जाता, बल्कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट का कंप्लीट सेट जो होता है, आपने इंट्रो से पढ़ी हुई है ये बात, उसमें स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम होती है, इसको आपने इनकम स्टेटमेंट कहा था। फाइनेंशियल पोजीशन होती है, बैलेंस शीट, स्टेटमेंट ऑफ आप देख चुके आप चेंजेस इन इक्विटी होती है, इसी तरह से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज होती है, और पांचवी चीज नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इंट्रो में बनाकर आए, फिर FAR 2 में जाके बनाएंगे, 1 से उसने निकाल दिया, ठीक है। FAR 1 में आपने ये बनाना सीख लिया है, इंशाल्लाह 10 दिन में आप ये भी बनाना सीख चुके होंगे। नोट्स में से सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट अभी तक हमने बनाया है, वही हमारे सिलेबस में है, बाकी सारे नोट्स आगे हैं। हर एक चीज़ नोटो नोट हो जाएंगे FAR 2 में जाके। आप इनकम स्टेटमेंट के और भी सेल्स का, कॉस्ट ऑफ सेल का, एडमिन सेलिंग नोट्स बना रहे होंगे, बैलेंस शीट की हर आइटम के नोट्स बना रहे होंगे, लीज पढ़ेंगे नोट बनेगा, टैक्स पढ़ेंगे नोट बनेगा, आप इंटेंजिबल पढ़ेंगे नोट बनेगा, नोट ही नोट, डेटर का नोट, क्रेडिटर का नोट, एडवांस का नोट, नोटो नोट। अभी सिर्फ प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट का नोट आपने बनाया है, आपके सिलेबस में। कैश फ्लो स्टेटमेंट पिछली अटेम्प्ट से पहले तक दोनों जगह पे मौजूद थी, इस वजह से पिछली अटेम्प्ट से पहले तक 5 या मैक्सिमम 6 दिन के अंदर इसका काम हो जाता था, लेकिन लास्ट अटेम्प्ट से ये सिर्फ और सिर्फ FAR 1 में रह गई है, जिसकी वजह से इसके सारे मेथड्स को और अच्छे तरीके से टेस्ट करने को का मौका एग्जामिनर के पास सिर्फ यहीं पे है। FAR 2 में इसको टेस्ट नहीं कर सकता, फिर फाइनल में टेस्ट कर सकता है। इसलिए अब इसके ऊपर हमें 10 दिन 11 दिन देखेंगे कितने लगते हैं, हमारा टाइम ज़्यादा लग रहा होता है इसमें। इम्पॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है। इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट निकल गई है तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के जो 5 कंपोनेंट्स हैं उनमें से 2 हमने बनाने ही नहीं यहाँ पे IAS 1 वाले, बस वो सिंगल एंट्री में जितना हमने या इनकम एक्सपेंडिचर में जितना देखा है बस उतना ही है। जो ट्रायल वाली इनकम स्टेटमेंट बैलेंस शीट हुआ करती थी वो अब हमने बनानी ही नहीं है यहाँ पे। तो फिर कैश फ्लो और चेंज इन इक्विटी बहरहाल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है जी। अगली बात, कैश फ्लोज किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बैकबोन, ठीक है। मैं पानी पी लूं, या आप इस बात को सोचें। बड़े बड़े बिजनेसेस तारीख में फेल हुए हैं और उनके फेल होने की वजह कैश फ्लोज का मैनेज ना होना है। वर्किंग कैपिटल भी जिसको कहते हैं, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट आपकी BFD का फाइनल में CFAP में BFD का एक बड़ा इम्पॉर्टेंट और इंटेग्रल पोर्शन है। आप वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट सीखते हैं और वही टॉपिक है जो आपको एक आम अकाउंटेंट से अलग रख रहा होता है। आप फाइनेंस मैनेजर बने बैठे होते हैं, आप अकाउंटेंट नहीं होते, ठीक है। तो
ये एक बड़ा ही इंटेग्रल पार्ट है, बड़ी एक बैकबोन है कैश का, जो है वो अवेलेबल होना, कैश फ्लोज का होना। कैश है तो बिजनेस है, बड़े से बड़ा बिजनेस फेल हो जाएगा अगर कैश ना हो। अब हम ये पढ़ क्यों रहे हैं? असल मसला ये है, कोई बच्चा बता सकता है ये कि हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो हमने अभी तक बनाई, इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, उनके बनाने की बेसिक अंडरलाइंग अजम्पशंस क्या होती थी, इंट्रो में पढ़ाई जाती हैं। चलें सुन लें, जितनी बात वहाँ की जाती है दोबारा सुन लें। हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 2 पिलर्स के ऊपर खड़ी हैं। काफ़ी बच्चों को जवाब आता होता है, डर से बताते हैं, पता नहीं डरते किस बात से। मैंने आपको कहा हुआ है दलेरी से आप लोगों ने अकाउंटिंग करनी है, ठीक है। 2 पिलर्स हैं जिन पर हमारी ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स खड़ी होती हैं, एक एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, दूसरा गोइंग कंसर्न अजम्पशन। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग और गोइंग कंसर्न अजम्पशन ना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की शक्ल ये ना रहे। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग ना रहे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ये शक्ल ना रहे। कैसे? आपके प्रॉफिट तक आते आते आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में बेतहाशा चीज़ें हैं जो नॉन कैश हैं। मिसाल के तौर पे आपने सेल की एंट्री तब कर लेनी है जब आपने गुड्स डिलीवर कर दी। कैश आ गया तो कैश डेबिट सेल क्रेडिट, ना आया तो डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। आपने इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को डेबिट कर लेना है जब आपने बिजली इस्तेमाल कैश पे कर दिया है तो कैश क्रेडिट, नहीं पे किया तो आपने एसेट को बेचा, आपने एसेट को बेचा, एंट्री एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन डेबिट, कैश डेबिट। मिसाल के तौर पे 60 का एसेट था, 20 डेप्रीशिएट हो गया था, 50 रुपए रिसीव हो गए, 10 का गेन प्रॉफिट एंड लॉस में गया। ऐसे ही है, प्रॉफिट एंड लॉस में क्या गया है, लेकिन कैश तो ये नहीं है। कैश क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस में लॉस आता तो वो लॉस जाता, गेन आता तो वो गेन जाता, कैश की फिगर तो नहीं जा रही। इसका मतलब प्रॉफिट की फिगर तक आते आते बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कैश नहीं होती। सबसे आसान और अच्छी एग्जांपल नॉन कैश आइटम्स को समझने की डेप्रीसिएशन है। डेप्रीसिएशन की एंट्री कभी जिंदगी में सुनी हो? डेप्रीसिएशन डेबिट कैश क्रेडिट, हाँ, डेप्शन डेबिट डेप्शन पेएबल क्रेडिट नहीं, डेप्रीसिएशन नॉन कैश है, लेकिन प्रॉफिट की फिगर तक आते आते डेप्रीसिएशन माइनस हो चुकी है, ठीक है। तो इसका मतलब जो प्रॉफिट की फिगर जो आपको यहां पर सेल्स से चलते चलते आप प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कह लें, नेट प्रॉफिट कह लें, ये जो फिगर आपको नजर आ रही होती है, दिस इज नॉट कैश, दिस इज नॉट कैश। क्यों? बिकॉज वी यूज्ड एक्रूअल बेसिस, ठीक है, एक रीजन। एक्रूअल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग यूज किया है तो फिर वहां पे कैश की फिगर थोड़ी है, नॉन कैश आइटम्स भी पड़ी हैं, ठीक है। गेन लॉस पड़े हैं, हमारी अकाउंटिंग गेन लॉस लेके जाती है प्रॉफिट एंड लॉस में, कैश तो नहीं है। हमारी अकाउंटिंग डेप्रीसिएशन एक्सपेंस को माइनस कर रही है, कैश तो नहीं है वो, ठीक है। तो प्रॉफिट की फिगर तक आते आते बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो नॉन कैश होते हुए भी ऐड या लेस हुई पड़ी हैं। सेल्स में कई पोर्शन ऐसा है जिसके पैसे नहीं आए, सेल है। गेन ऑन डिस्पोजल एडेड है, लॉस ऑन डिस्पोजल माइनस है। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस डेबिट, इलेक्ट्रिसिटी पेएबल क्रेडिट, वो वाली एंट्री से एक्सपेंस भी बढ़ा हुआ है, हालांकि नॉन कैश है। तो हमें इंटरेस्ट इस वक्त है कैश फ्लो में। यूजर ये कहता है कि भाई ठीक है अकाउंटेंट्स, आप एक्रूअल बेसिस के ऊपर बना रहे हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, लेकिन ये कैश तो नहीं है। ये बताओ कि दरअसल कैश कितना आया और कैश कितना गया किसी भी पीरियड। तो उसके लिए फिर स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज बनाना पड़ती है। अब आपके सवाल की ओरिएंटेशन बदल जाएगी, लेकिन सवाल करने की तरतीब वैसे ही, पहली बार जो
पहले 3 दिन में मैं आपको सारी चीज़ें क्या शायद 30% चीज़ें भी ना समझा सकूं, 2 में तो पक्की बात है, पहले 2 लेक्चर्स में। उसकी वजह ये होती है कि मैं आपको बेसिक फॉर्मेट पे पहले हमेशा से कोशिश करता हूँ। हम सिंगल एंट्री का पहला लेक्चर याद करें तो बहुत सी चीज़ें ऐसी थी जो आध बुझद्दी रह गई थी। मैंने कहा था वक्त गुजरने दो, साथ साथ इंशाल्लाह इनका आपको पता लगता जाएगा। इनकम एक्सपेंडिचर का पहला लेक्चर ऐसे ही गुजरा, स्टेटमेंट इक्विटी का पहला लेक्चर ऐसे ही। तो स्टार्ट में बेसिकली आपको एक फाउंडेशन के ऊपर लाकर खड़ा करना होता है, जिस वजह से थोड़ी सी चीज़ें, और वैसे भी सारी चीज़ें पहले दिन बताई नहीं जा सकती, इसलिए जितनी बात बताऊंगा वो आपने आज ले लेनी है, आगे वीकेंड भी आ गया, ठीक है। ये सवाल शायद थोड़ा सा एंड पे रह भी जाए, मैं बताऊंगा ऐसे ऐसे कर लेना, इसको 2 दफ़ा करो, 3 दफ़ा करो, आपकी कमाई है। संडे आ गया है, पहले ही दिन आप तैयारी करके, ठीक है। आप मंडे से फिर हम इसी को दोबारा फिर से 12 फॉर्मेट यही रहेगा, फिर हम बीच में लॉजिक्स क्या हैं, कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, उनकी तरफ 1 बाय 1 मूव करते रहेंगे, और एंड तक जाते जाते फॉर्मेट वैसे ही तैयार होगा, लॉजिक्स भी इंशाल्लाह। इस स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो के अंदर कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो मैं आपको समझाऊं ना, इंशाल्लाह हर चीज़ समझाऊंगा, लेकिन एंड तक पहुंचते पहुंचते स्टेप बाय स्टेप, ओके, ठीक है। अच्छा, अब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनानी है तो इसका भी कोई फॉर्मेट होगा। अगेन पहला लेक्चर मेरा ज़्यादा जोर फॉर्मेट की तरफ होगा, प्लस कुछ ऐसे तरीके बता दूंगा जिससे मुफ्त के नंबर आपको बहरहाल मिल जाया करेंगे, जिसको सवाल समझ आए या ना आए उसको भी। तो पहला लेक्चर इसी के लिए होता है। बहरहाल कैश फ्लो स्टेटमेंट का जो फॉर्मेट होता है वो 3 मेजर एक्टिविटीज़ में बांट देते हैं हम। वो 3 मेजर एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइजेशन की 3 मेजर एक्टिविटीज़ हैं। ऑर्गेनाइजेशन, कंपनी, बिजनेस, इसको चलने के लिए पैसे रिक्वायर्ड होते हैं, ठीक है। उसको क्या कहा जाता है, फाइनेंस, ठीक है। फाइनेंस, जो पैसे चाहिए। अब फाइनेंस जो बिजनेस को मिलता है वो या ओनर्स से मिल सकता है या वो बैंकों से, लेंडर्स से मिल जाता है। वो पैसा जो बिजनेस ने लिया या वापस किया उसको हम कहा करते हैं फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ क्या हैं कि फाइनेंस रेज्ड थ्रू कैपिटल और लोन। फाइनेंस जो रिक्वायर्ड था बिजनेस को, वो बिजनेस ने रेज किया, ठीक है, मालिकों से पैसा मांगकर या बैंकों से लोन लेकर। फिर जब ये फाइनेंस रेज हो गई तो फिर बिजनेस ने उसको कहीं पे इन्वेस्ट करना है, उसको कहा जाता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। नॉर्मली हम नॉन करंट नेचर की इन्वेस्टमेंट्स करते हैं। प्लांट खरीद कर लगा लिया, पैसा आया, प्लांट खरीदा और लगा लिया। अब ये प्लांट कई साल हमारे पास रहेगा, उससे चीज़ें बनेंगी, इकोनॉमिक एक्टिविटी होगी और चीज़ें बेचकर सेल्स आएंगी, ठीक है। लेकिन ये इन्वेस्टमेंट्स जो हमने की हैं, ये इन्वेस्टमेंट्स भी ऐसे ही प्लांट लग जाए और ख़ुद ब खुद प्रॉफिट नहीं निकलता रहेगा। फिर हमें कुछ ऑपरेशंस करने पड़ते हैं। इस प्लांट को चलाना है, रॉ मटेरियल लाएंगे, बंदों को लाएंगे, वो इस प्लांट को चलाएंगे, फिर प्रोडक्शन होगी, फिर वो बिकेगी, बेचने के लिए बंदे होंगे, फिर सेल्स होंगी एंड सो ऑन। तो एक और एक्टिविटी जो कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कर रही होती है वो क्या होती हैं, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो हमारी कैश फ्लो स्टेटमेंट भी इन्हीं 3 मेजर एक्टिविटीज़ में डिवाइडेड होगी। ये 3 मेजर इसकी जो है वो हेडिंग्स बना करेंगी। अब अगली बात, आपने बनाना कैसे है इसको, पास पेपर 4 ओपन कर लें। अब जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे आपने इसको बनाना है। मेरा टाइम, मैं स्लो इसलिए हूं कि फॉर्मेट पे ज़्यादा ध्यान है, इसलिए कह रहा हूं शायद एंड पे आपको 2-3 चीज़ें सिर्फ कह के भेज दूं, कर लेना, और इंशाल्लाह आप घर पे कर भी लोगे। कोई मसला होगा तो जाहिर सी बात है मंडे को हमने फिर मिलना ही है। ऐसी बात तो नहीं है कि हमने कभी ऐसा किया हो कि कोई चीज़ एक दफ़ा रह गई तो फिर जान छुड़ा ली, बस ठीक है गोली थी वो। हम हर चीज़ समझते हैं, एंड तक जाते जाते इसको इंश्योर किया जा सकता है कि कुछ रह ना जाए, ठीक है जी। पास पेपर 4 है जुनेद जंजुआ, सफ़ा नंबर है 85। अच्छा, पहले तो मैंने ये फॉर्मेट आपको दिया था, नज़र आ रहा है आपको फॉर्मेट जो आपने क्लास में आते हुए उठाया एंड से,
ठीक है, जिन्होंने नहीं उठाया वो जाते हुए उठा लीजिएगा, पड़ा होगा। ठीक है, पहले मेरा जहन था कि मैं इस फॉर्मेट को पिछली क्लास में कि इस फॉर्मेट को पहले मैं सारा समझा दूंगा, लेकिन फिर मैंने इससे बेहतर समझा कि हम सवाल को डिस्कस करते जाते हैं, उसके रेलेवेंट फॉर्मेट को सिर्फ बना लेंगे। इसमें तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं। दे इसलिए सफ़ा दिया, ये आपकी किताब में मौजूद है, ये सफ़ा आपकी किताब में मौजूद है, लेकिन किताब में ढूंढने की बजाय मेरी बात पे यकीन कर लें। ठीक है, और ये आपको दिया इसलिए ताकि किताब उठाकर शायद आपको चलना बैठना हर वक्त मुश्किल हो, आप आज का दिन, कल का संडे, परसों क्लास में आने तक हर वक्त इसको अपने सीने से लगा के रख सकते हैं। आप शाम को घर जाएंगे, खाना खाने होटल पे दोस्तों ने कहा चलो यार खाना खाएं, हाँ ठीक है, एक मिनट रोटी इसमें नहीं रखनी, 1 मिनट रुक जाओ, आपने अपना फॉर्मेट उठाया, बस मेरा हाथ पकड़ लेना, मैं कहीं गिर ना जाऊं किसी चीज़ में, और आप पढ़ते आ रहे हैं, हाँ ठीक है। फिर वहाँ पे खाना खा रहे हैं, आपको बातें कर रहे हैं, आप कह रहे हो बस मेरा तो ये फॉर्मेट ही है। रात को सोने लगे हो, तकिए पे सर रखा, यूं करके भी देख, इसलिए सफ़ा दिया आपको। ठीक है, चलते फिरते सोते जागते आप 2 दिन इसको देख सकेंगे। वैसे तो मैं इंशाल्लाह 3-4 दिन में आपको ये फॉर्मेट वैसे ही याद करवा लूँगा सवाल कर करके, लेकिन वो बहुत बेहतर फील करेंगे बच्चे जो इस संडे पर कोशिश करके इस फॉर्मेट को देखते रहे। मैं याद करने का नहीं कह रहा, बस जब भी टाइम थोड़ा सा मिला ऐसे बोर हो रहे हैं, चलो यार एक बार इसको पढ़ लेते हैं। अच्छा ठीक है, ओके, अच्छा आप सुने प्लीज़, टाइम कम है, जितनी ज़्यादा बातें हो जाएं वो बेहतर है, वरना एंड पे आपको लगेगा शायद क्लास में कुछ करवाया नहीं और हम आ गए हैं, और संडे ऐसा गुजर जाए तो आपकी ज़िंदगी से 1-1.5 दिन ऐसे निकल जाए। मैं बिल्कुल नहीं चाहूँगा, प्लीज़ इस तरह से नहीं करना, ध्यान दें इधर, ताकि एंड पे इतनी को बात ही बचे, अगर बचे तो, कि आपको पता हो कि कर लेंगे और घर जाके वो कर भी लें। ओके, अच्छा जी, इस फॉर्मेट को नहीं देखना अब आपने, बस छोड़ें। अब मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट करेंगे कैसे, ड्रॉ यानी हम सवाल को किस तरतीब से किया करेंगे। सबसे पहले अगेन वही 4-5 चीज़ें, स्टेटमेंट का नाम, रिपोर्टिंग एंटिटी का नाम, रिपोर्ट का नाम, रिपोर्टिंग पीरियड, लेवल ऑफ राउंडिंग ऑफ और रिपोर्टिंग करेंसी, ये 5 चीज़ें लिखनी ज़रूरी हैं। तो सबसे पहले सुन लो फिर करना। सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है मिस्टर जुनैद जंजुआ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या देते हैं इसको, लेकिन एक बार स्टैंडर्ड बदला और बदल के उसने कहा इसका नाम कैश फ्लो से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो कर दो, बस, तो हम भी वही नाम लिख रहे हैं। ठीक है, बहरहाल मिस्टर जुनैद जंजुआ स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लोज फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। उसके बाद आपने पहली हेडिंग देनी है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, उसके आगे कुछ नहीं लिखा हुआ। ओके, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग देनी है, पहला सारा सफा खाली छोड़ देना। ठीक है, अगले सफ़े पे जाना है, सुन लो, अगले सफ़े पे जाना है। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, 3 बता चुका हूँ, 3 एक्टिविटीज़ ही हैं इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, इसके लिए आपने 6-7 लाइनें छोड़ देनी। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ 6-7 लाइनें छोड़ देनी है, और एंड पे लिखना है नेट कैश फ्लोज, बस नेट कैश फ्लोज। इससे ऊपर ये क्या है ये थोड़ी देर में बताता हूँ, जल्दी करें। और सुने, जब दूसरे सफ़े के ऊपर आप नेट कैश फ्लोज लिखें तो वो वहां पे करके लिखिएगा कि उसके नीचे आपके सिर्फ 2 लाइनों की जगह कम से कम हो, कितनी जगह छोड़ देना। ठीक है, अब बोर्ड पे नहीं देखना, मैंने आपको समझा दिया है कैसे फॉर्मेट बनाना है, आप खुद बनाएंगे फिर सर उठा के देखेंगे बोर्ड वाला ही बना। जल्दी करें, कोई साइंस तो है नहीं जो यहाँ पर भी मैंने कोई टेक्निकल बात तो की नहीं, 3 हेडिंग भी बनानी है, जल्दी करो। मुझे कोई इश्यू नहीं हो अगर मेरा मंडे भी इसी सवाल पे लग जाए, हालांकि लगेगा नहीं, आपसे सवाल हो जाएगा, पर मुझे उससे कोई इश्यू नहीं होगा, इसलिए बी कॉन्फिडेंट। आपको कोई मसला होगा, जब तक नहीं हल होगा हम इस सवाल से आगे नहीं जाएंगे, बट जो मैं कह रहा हूं उसको समझाऊंगा, जितनी चीज़ें वो लाजमी करनी है, और उसको घर पे संडे पे 2 दफ़ा कर लेना है। ये वो नंबर तैयार हो जाएंगे आपके, जो नंबर 60-70% हर सवाल के अंदर आप ले लिया करते हैं। कैश फ्लो में भी वैसे ही चलेंगे हम, जैसे पहला सवाल करेंगे वैसे ही आखिरी सवाल इंशाल्लाह।
जहां नेट कैश फ्लोज लिखेंगे, अभी बाकी और कुछ नहीं लिखा आपने, जहां नेट कैश फ्लोज लिखेंगे उससे नीचे 2 लाइनें कम से कम हों। कुछ वजह से उन्होंने 2 ही छोड़ी, 3-4 भी छोड़ सकते थे। आरब जब जहां तक बन जाए फॉर्मेट तो प्लीज बताइए। क्या देख रहे हो? ओके जी सर। कहने छेड़े अभी नोट कर रहे थे तो तुम्हारी आवाज लग रही थी तुम्हारी। हाँ थोड़ी बहुत पहचान होती है उस्ताद को, उस्ताद चुप कर जाता है, बट ठीक है तो बोलते हैं जो भी कर रहे होते हैं, पता होता है कौन कर रहा है। मैं कहता चलो यार क्या रहे बच्चे हैं, दोबारा ना कर देना आप। अच्छा जी अब सुन लें थोड़ी सी बात और। नेट कैश फ्लोज जहां पे लिखा उसके नीचे 2-3 लाइनें हों। ओके, इसलिए मैं तो कहूंगा अब 3rd पेज ओपन करें, उस पर वर्किंग्स शुरू करेंगे। लेकिन ये जो वर्किंग 1 मैं आपसे बात करने लगा हूं, अभी उसकी तरफ देखें मत, अभी मेरी तरफ देखें सब। वर्किंग 1 की जो बात कर रहा हूं इसको बस नाम का वर्किंग कहेंगे हम, नाम की वर्किंग। मैं तो इसको कहूंगा कि आपके कैश फ्लो के फॉर्मेट का ये हिस्सा है। तो जब पर्चे में आप फॉर्मेट बनाएंगे, इतना फॉर्मेट बनाने के साथ ही ये वर्किंग 1 भी आप कर लिया करेंगे, ठीक है। और वर्किंग 1 हम किया करेंगे कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें। सुने अब, कैश और कैश से मिलती जुलती चीजें क्या हैं? कैश खुद कैश ही है, वो बैंक में पड़ा हो, वो हाथ में पड़ा हो, तो कैश एट बैंक, कैश इन हैंड, ये तो कैश ही है। फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट्स क्या होती हैं? रेडी इन्वेस्टमेंट्स, रेडी कैश ही है। बैंक में हमने डिपॉजिट तो करवाए हुए हैं पैसे, लेकिन ऑन डिमांड वो भी हमें मिल सकते हैं। बॉन्ड्स रखे हुए हैं, इन्वेस्टमेंट है, क्या करोगे? अभी जरूरत पड़ी जाके मार्केट में बेच दोगे, तो इसको भी कैश से मिलती जुलती तकरीबन कैश, यानी तकरीबन कैश। ये तो पॉजिटिव की बातें हो गई। साथ ही हम इस वर्किंग के अंदर जो जैसे ऑन डिमांड कैश हमारा रिसीवेबल है ना, ऐसे ही कोई अगर ऑन डिमांड हमारा पेएबल हो कि किसी भी वक्त बैंक आके कहे पे करो, हर वक्त हम तैयार हों, तो उसको भी हम इसी वर्किंग में ले लिया करते हैं। उसमें 2 ही चीजें आ सकती हैं, या तो शॉर्ट टर्म लोन है जिसको रनिंग फाइनेंस भी कह सकते हैं, या बैंक ओवरड्राफ्ट। रनिंग फाइनेंस अलग ना करें, शॉर्ट टर्म लोन होता है या बैंक ओवरड्राफ्ट। बैंक ओवरड्राफ्ट को रनिंग फाइनेंस कहते हैं। फॉर्मेट के अंदर थोड़ी सी होगी वो मिस्टेक, कल सही कर लेंगे, ठीक है। तो शॉर्ट टर्म लोन क्या है? बैंक अभी आकर कहे पैसे दे दो, हमें देना पड़ता है। ओडी क्या है? आपने पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत। ओवरड्राफ्ट रनिंग फाइनेंस जो जिसका डेली बैलेंस चेंज हो रहा होता है, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, कभी नेगेटिव कभी पॉजिटिव, ठीक है। तो उसको भी हम क्या कहा करते हैं, ये भी तकरीबन कैश ही है। अब जो एसेट वाले हों वो प्लस के साथ शो हो जाते हैं, जो लायबिलिटी वाले हों वो माइनस के साथ। अब जब आप ये वाली वर्किंग बनाएंगे, इधर देखें, तो अगेन ओपनिंग क्लोजिंग होगा। आपने देखें एक चीज का ध्यान करना है, चलें आप ये 4 चीजें 5 चीजें मैंने बोली थी, कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, शॉर्ट टर्म लोन और बैंक ओवरड्राफ्ट, यही 5 ही हैं मैक्सिमम। इसके अलावा कोई मेरे ज़हन में नहीं आ रहा कुछ हो, लेकिन हर सवाल में ये नहीं हुआ करेगा। तो आज पहला सवाल है, तो इसको आप लिख लीजिएगा, लेकिन आगे कुछ ना लिखिएगा। मैं तो यहां पर यूं लिख रहा हूं ना, आपने खाली जगह छोड़ देनी है, ठीक है। सही हो गया? क्योंकि मैं तो आपको ये दिखाना चाह रहा हूं कि अगर लायबिलिटी है तो इस वर्किंग में एक ही वर्किंग है, तो क्या करेंगे हम नेट करके शो कर देते हैं और यहां पर टोटल्स आ जाते हैं, ठीक है। तो आपने ये एक्स नहीं लिखने, ठीक है, क्योंकि आपको पता नहीं कौन सी इस सवाल के अंदर फिगर आ जाए, तो फिर उस एक्स को मिटाओगे कैसे? मैं तो यूं करके मिटा दूंगा, ठीक है। तो आगे वर्किंग 1 करें, लेकिन सर नीचे करके। मैंने बताया 5 चीजें हैं, कोशिश करके उनको लिख लें। सही लिखेंगे इंशाल्लाह, तरतीब आगे पीछे हो जाएगी, उससे परेशान ना हो, सही लिखेंगे, बी कॉन्फिडेंट। कुछ तो अपने ऊपर भी एतमाद कर लें। लकीरों के फकीर ना बने, मैं कह रहा हूं।
शानी ऊपर मत देखो, पीछे देखो। क्लास में F1 के अंदर एक स्टूडेंट था, वो पठान, वो बिल्कुल उस जैसा ही लगता था, उस क्यूट से बच्चे जैसा, और वो खुद भी फिर यही काम करता था। जब भी कोई ऐसी बात होती थी तो खुद ये आवाज़ लगाता था, फिर सब हंसते थे। तो ऐसे कोई है यहाँ पे? मैं ही हूँ, सबसे क्यूट मैं ही हूँ। अम्मा तो यही कहती हैं, ना मानो। वो तो तुम्हें भी बोलती हैं, माओ से अल्लाह ही पूछेगा कसमें। अच्छा जी, चलें, हंसते खेलते रहें और पढ़ते रहें, बस और कुछ नहीं चाहिए। हंसते हंसते पास हो जाए ना, रो के थोड़े पास होना जरूरी है, रो के तो बंदा फेल होता है। ओके ओके ओके। अच्छा जी, अब इधर देखिए, अगला स्टेप क्या होगा? पर्चे के अंदर आपको ना घर पे फॉर्मेट देखेंगे ना तो मुख्तलिफ ब्रेकें नजर आ रही होंगी। यहाँ पे इधर ब्रेक ला लो, इधर ब्रेक ला लो, इधर ब्रेक, आपकी ब्रेक फेल होनी है, ठीक है। आपने ऑपरेटिंग एक्टिविटीज उस सफ़े के एंड पे आकर लिखना है। ये इसका टोटल इंसान यार ओवर ना होगा करो। आप लोगों को यहाँ पर कुछ कैश इनफ्लोज होंगे, कुछ आउटफ्लोज होंगे, तो एंड पे नेट में कैश फ्लो, इनफ्लो भी हो सकता है, आउटफ्लो। मैंने इनफ्लो आउटफ्लो भी नहीं लिखवाया आपको, बस कैश फ्लो लिख दो। इनफ्लो होगा तो पॉजिटिव होगा, आउटफ्लो होगा तो नेगेटिव होगा, बस लिख लो नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। ये भी आज लिख रहे हैं, कल से नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो इस सफ़े के एंड पे आखिरी लाइन पे आपने जाकर लिखा नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। नीचे ना लाइन लगा देना, क्योंकि इसका ताल्लुक ये अभी चल रही, ये कॉन्टिन्यूटी में है, ये कॉन्टिन्यूटी में है, ये इस तरह से एक ही फॉर्मेट चल रहा है। ओके, नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग। अच्छा सुन लेते सारा एक ही बार, फिर देख लेते। इधर देखो, नेट कैश फ्लो फ्रॉम पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। ये इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज होंगी, नेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। फिर फाइनेंसिंग एक्टिविटीज का टोटल कैश फ्लोज फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, ठीक है। फिर इन तीनों का टोटल करेंगे, नेट कैश फ्लोज सारी एक्टिविटीज के। तो आसानी के लिए मैंने लिख दिया समझाने के लिए, इसको ए कह लो, बी कह लो, सी कह लो, ए प्लस बी प्लस सी, ये क्या हो जाएगा? नेट कैश। ठीक है जी, सही है, यहां तक पहुंचो। कुछ नकल करके लिखने वाली बात है ही नहीं, लिख लें और फिर देख लें कौन सी टेक्निकल बात की है अभी तक हमने। ओके जी, नेक्स्ट। ये जो वर्किंग आप बनाएंगे, कोई टेक्निकल बात अभी तक की ही नहीं। ये वर्किंग में से जो ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंसेस निकलेंगे, इनका क्या करना है? इधर देखें सब, ये जो ओपनिंग होगा, इस ओपनिंग को आपने उठाकर यहां पर लिख देना, और उसका जो आंसर आएगा, सवाल अगर सारा सही होगा तो वो ऑटोमेटिकली जो फिगर आएगी वो क्लोजिंग के बराबर होगी, ठीक है। लेकिन आपने ये कहीं से उठाकर नहीं लिखना, आपने इसको लिखना है। ये देखो प्लस मैंने किया है, इसको माइनस नहीं लिखा हुआ। तो आप नेट कैश फ्लो में ऐड करोगे ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट वर्किंग वन से, तो जो आंसर आएगा वो क्या होगा? क्लोजिंग कैश एंड कैश। तो ये वर्किंग वन से उठाकर लिख लेना, इसके आगे ना लिखो वर्किंग वन, ये तो जाके देख लेना, बल्कि घर आके देखना है। ये हाथ नहीं उठाएंगे पर्चे में हम इंशाल्लाह, ठीक है ना, छुपा लेंगे कि पता ना चले सही है या नहीं है, क्योंकि आप जैसे बैलेंस शीट टैली नहीं होती वैसे ही कैश फ्लो टैली नहीं ना होती, जब तो परेशान होते हैं आप लोग। बहरहाल
इसको भी नोट कर लें जल्दी से। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ऐड करेंगे, क्लोजिंग लेस। चलें लिखा रहे, पता नहीं सवाल पूरा होता है। भूल गया पिछली क्लास में। अच्छा ये बताएं, मैसेज करवाऊंगा आप लोगों को कल संडे को। सब बच्चों का नंबर तो रजिस्टर्ड है ना? मैसेज आ जाता है ना राइज का कभी कभी, वो फिर मैं भेज दूंगा। क्वेश्चंस मैं भेज दूंगा पास पेपर की, कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं टॉपिक वाइज, ठीक है? मैसेज करवा दूंगा। मैं असल में आपको बता दूं, मैं जब मेहनत नहीं की तो मैं वैसे ही नहीं कर सकता। मैं बैठूंगा, देखूंगा, सोचूंगा कि कौन से ऐसे क्वेश्चन हैं जो मैक्सिमम कॉन्सेप्ट्स को कवर कर सकते हैं, वो कम से कम हो जाएं, ताकि हर टॉपिक में से आप कुछ ना कुछ घूम लें, ठीक है? कैश फ्लो भी होगा, लेकिन वो तो साथ साथ चल रहा है। अच्छा जी, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग करता हो मेरे लेक्चर्स की, मुझे चाहिए इसलिए पूछ रहा हूँ, परेशान ना हो। कोई फीमेल स्टूडेंट है, कोई मेल स्टूडेंट है, कोई बच्चा रिकॉर्डिंग करता हो, लेकिन अब स्टार्ट से ये क्लास चल रही है, इस क्लास का बच्चा चाहिए, इस क्लास का बच्चा कोई और नहीं। यार प्लीज बी सीरियस, कोई नहीं है, ऐसे हो नहीं सकता। अच्छे भले बच्चे होते थे, मैं कहा करता था रिकॉर्डिंग कर लिया करो। नहीं, मेरे से मैंने कभी मना किया नहीं। मेरी रिकॉर्डिंग तो मैं बच्चों को सब खुद कह दिया करता हूँ, यार रिकॉर्डिंग कर लेना यार, रिकॉर्डिंग कर लेना यार, ये अहम बात है, सुनना घर जाके, मुझे कोई इशू नहीं है। अगर वो करता है क्लास के बाद बता देना यार। वो कह रहे हैं मैं 10 दिन सारे मेरे को आ जाएंगे, मुझे एक रिकॉर्डिंग चाहिए ऑनलाइन के लिए। वो शायद आवाज़ में थोड़ा सा इशू आया है, तो वही लेक्चर इसी क्लास के अंदर अगर रिकॉर्ड हुआ तो मेरा काम बन जाएगा, वरना मुझे 1.5 घंटा किसी वक्त मज़ीद बढ़ाना पड़ेगा। तो आप लोगों की मेहरबानी, अगर किसी के पास रिकॉर्डिंग्स हों मेरे से मिल ले, मैं नंबर बता दूंगा उसको रिकॉर्डिंग का, और हम ढूंढ लेंगे, मेरी बचत हो जाएगी। ओके यार, बिरयानी की प्लेट खा ले, लेकिन अब जो पहले मुझ तक पहुंच जाए वो है ना। सारी क्लास आई हुई, हमारे पास भी है, हमारे पास भी है, हमारे पास भी, आपस में शेयर करके पहुंच जाए। ऐसे नहीं, जो पहले मुझ तक पहुंच गया उसको बिरयानी की प्लेट मिलेगी। ओके चलें वापस आए। प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, अपार्ट फ्रॉम बिरयानी, प्लीज ना भी होती बिरयानी तो उस्ताद की रिक्वेस्ट है, मेहरबानी करना अगर किसी पास हो तो मुझे क्लास के बाद मिल ले। ओके, अल्लाह हाफिज। ओके नाउ क्वेश्चन स्टार्ट करने हैं, लेकिन स्टार्टिंग पॉइंट हमारा, अगली बात, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा क्या हुआ करेगा? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। और अगर टैक्स ना हो तो वो एक ही चीज है, वो जब टैक्स ही ना हो तो फिर तो टेंशन ही कोई नहीं। टेंशन कब होगी? जब टैक्स होगा, ठीक है? और टैक्स होगा तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स को नहीं लेना। तो सबसे पहली बात लिख लो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज की हेडिंग के नीचे, सबसे पहली बात आज लिखो प्रॉफिट बिफोर टैक्स। हमेशा यही स्टार्टिंग पॉइंट होगा, अनलेस कि हमारा मेथड ही बदल जाए। मेथड भी कोई और है, ये भी पता लगेगा 4-5-6 दिन बाद जाके, अभी नहीं। अभी तो एक ही मेथड है दुनिया के अंदर कैश फ्लो का, जो आपके सामने। ओके, तो हमारी कैश फ्लो हमेशा प्रॉफिट बिफोर टैक्स से स्टार्ट होगी। ओके, अब तवज्जो मेरी तरफ। मैंने आपसे कहा कि प्रॉफिट इज नॉट कैश, क्योंकि इसमें शामिल हैं बहुत सी नॉन कैश आइटम्स। हमने 3-4 जो गिनी थी वही 3-4 में लिखवाने लगा हूं आपको। डेप्रीसिएशन नॉन कैश है, बोलो। गेन ऑन डिस्पोजल नॉन कैश है। लॉस ऑन डिस्पोजल नॉन कैश है, बोलो। तो ये नॉन कैश है, तो इनकी एडजस्टमेंट करनी है, असल कैश की तरफ जाना है। और डेप्रिसिएशन छोड़ो, बताओ असल में एसेट खरीदा कितना। गेन लॉस छोड़ो, बताओ कैश आया कितना। वो भी है इंशाल्लाह थोड़ी देर में पता लग जाएगा, वो इस तरफ आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे? हम एडजस्टमेंट करेंगे इन नॉन कैश आइटम्स की। एडजस्टमेंट का मतलब रिवर्सल करेंगे। मैंने 3-4 आइटम्स बोले हैं, जरा दोबारा आप बोल दें काइंडली। डेप्रीसिएशन होती है नॉन कैश। अच्छा, 2-3 चीजें और ऐड हो जाएंगी आने वाले दिनों में, कोई मसला नहीं है।
ठीक है, आज के सवाल में नहीं है, मैं उनका नाम नहीं लिख रहा, एक आधी शायद बोल दूं चलते चलते, लेकिन आपके फॉर्मेट के अंदर सारी चीजें होंगी, वो आहिस्ता आहिस्ता आती रहेंगी। फिलहाल डेप्रीसिएशन मैंने कहा और गेन ऑन, बल्कि इनको इकट्ठा रख लेते हैं, लॉस ऑन, ताकि एक छोटी सी शॉर्टकट सी एक नकल भी यहां पे लगवा दूंगा ना आसानी के लिए परिचय में। ठीक है, तो डेप्रीसिएशन मैं जो बोल रहा हूं अभी वही लिख रहा हूं, इधर देखने की जरूरत नहीं है। डेप्रीसिएशन, लॉस ऑन डिस्पोजल, गेन ऑन डिस्पोजल। ठीक है जी, अच्छा अब बताओ इसका रिवर्स करना है। एडजस्टमेंट का मतलब इस प्रॉफिट में से इनके असरात निकालने हैं। जरा सोच के बताओ, प्रॉफिट की फिगर तक आंधे आंधे डेप्रिसिएशन क्या हो चुकी है। अब हमने इसको करना है रिवर्स, तो क्या करेंगे, ऐड। अच्छा जी, ऐसे ऐड। ठीक है, आगे बढ़ो। प्रॉफिट की फिगर तक आते आते लॉस ऑन डिस्पोजल क्या हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, ऐड। ओके, प्रॉफिट की फिगर तक आते, भाई बाद में नहीं, अच्छा, प्रॉफिट की फिगर तक आते आते गेन ऑन डिस्पोजल क्या हो चुका है, तो हम क्या करेंगे, अब करो लेस, करो ना, फंस गए ना। ठीक है, तो अगर अपने फॉर्मेट को साथ रख लें, कोई चीज मैं लिखवाता हूं तो वो लिख सकें, ताकि अपने फॉर्मेट के ऊपर अगर आप देखें तो 4-5 हेड्स आ रहे हैं, उसको छोड़ें, बस वो जहां पे लिखा हुआ ना एडजस्टमेंट्स फॉर, उसके आगे ऐड कर लें एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम, जरा आसानी हो जाएगी समझने में। एडजस्टमेंट्स फॉर नॉन कैश आइटम्स। ठीक है जी, और इसके लिए एक शॉर्टकट, एक हिंट लिख सकते हैं, एड एक्सपेंसेस लेस इनकम्स, यही होगा। नॉन कैश जो है रिवर्स करना है, तो प्रॉफिट तक आते आते इनकम्स हमेशा ऐड होती हैं, एक्सपेंसेस हमेशा लेस होते हैं ना। हमने एडजस्टमेंट करनी है, तो शॉर्टकट अगर पर्चे के लिए बनाना है तो क्या करोगे, हमेशा कोई एक्सपेंस हो तो उसे ऐड, इनकम हो तो लेस, तो ऐड एक्सपेंसेस लेस इनकम, शॉर्टकट बन गया। चलिए छोड़ें, आप वापस रखें इस फॉर्मेट को। अच्छा जी, सवाल की तरफ चलते हैं अब। एक और चीज यहां पर आएगी भाई, नहीं बैड डेट सवाल में नहीं है, इसीलिए पहला ये सवाल रखा हुआ है, प्रोविजन नहीं है इसीलिए पहला सवाल रखा हुआ है, लेकिन शायद मंडे को वो सवाल आ जाए, बैड डेट प्रोविजन होगी तो मैं कहूँगा इग्नोर करो, फिर 1-2 दिन मजीद गुजरेंगे तो मैं समझाऊंगा इग्नोर करके भी कैसे काम चल गया। बैड डेट बिल्कुल नॉन कैश है, प्रोविजन से एक्सपेंस निकला बिल्कुल नॉन कैश है, उसे इग्नोर करके काम कैसे चला ये भी प्रूव करेंगे, पर अभी इब्तिदाई इश्क है अभी तो ठीक है, पहला दिन है तो मैं सारा कुछ ही बता दूं, ऐसे कैसे, पैसे नहीं, पैसे पूरे करने हैं ना। ओके, अच्छा जी, ये तो क्या, ये तो होगा, फेमस लाइन है। अच्छा, यूट्यूब पे देखूं, सेंड ही कर देना, वैसे भी तुम लोग आजकल इतनी क्या कुछ करते रहते हो। ओके, चले सुने, अब सवाल शुरू करते हैं। अब एक पहला उसूल लिख लें उर्दू में, लिखें सलीस उर्दू में एक उसूल। भाई कहीं भी लिख लें, पहला उसूल है, और ऐसी जगह पे लिखें जहां पे 2-4 उसूल और भी मैं उर्दू में लिखवाऊं तो वो भी लिख सकें आप, आपकी सारी कैश फ्लो में काम देंगे। ओके, एक सफा ही मुख्तस कर दें, मैं तो कहता हूं उसूलों के लिए। हाँ, इसकी बैक साइड पे लिखें, फिर घुमा देना इसको, ठीक है। ओके, लिखें जी, पहली बात आज की, सवाल करने का तरीका आप बता रहा हूं, ठीक है, तरतीब जिससे चलेंगे। आप लिखें करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावा, करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावा बैलेंस शीट के हर आइटम का लेजर ओपन करेंगे। लो जी, फिर लेजर दे गल आ गई, फिर ओपनिंग क्लोजिंग होने ने,
फिर लेजर ओपन होने ने, सब कुछ वैसे ही। ऐसे लगता है सिंगल एंट्री चल रही है। चले, अच्छा हो गया, इसीलिए पहले किया जाता। करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के अलावा बैलेंस शीट के तमाम आइटम्स के लेजर्स ओपन करेंगे। यहां तक लिख लिया। अब एक एक्सेप्शन साथ लिख लो, सुन लो पहले। टैक्स पेएबल हो अगर, तो वो करंट होता है नॉन करंट होता है? हाँ जी, आप टैक्स तो पढ़ रहे हो ना, आजकल तो पढ़ ही रहे हो ना। आपको पता है 30 जून पे अगर ईयर एंड है और टैक्स बना है तो उसको 30 सितंबर तक पे करना है, तो 3 महीने में पे करना है, वरना आ जाएंगे साइन लेने। अच्छा, नाल ही लेके जाएंगे, टैक्स भी नहीं लेके जाएंगे। तो करंट टैक्स पेएबल है, करंट लायबिलिटी है। इंटरेस्ट पेएबल, ये भी करंट लायबिलिटी होती है, ठीक है। अब हालांकि ये करंट लायबिलिटी है और मैं कह चुका हूं करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज के लेजर ओपन, लेकिन ये दो एक्सेप्शन है। शायद एक आध को और भी एंड पे मैं बाद में डाल दूं इसमें। बहरहाल आप फिलहाल इसके आगे लिखें, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल के लेजर लाजमी बनाने हैं। ये रूल लिखवा रहा हूं, आज अप्लाई नहीं होना, आज मैं सवाल में। बहरहाल उसूल तो लिखना, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल, वैसे होना तो ये चाहिए था इंटरेस्ट और टैक्स, क्योंकि टैक्स कभी कभी एडवांस भी चला जाया करता है। बहरहाल जब आएगा तो उसको देख लेंगे सवाल के अंदर ही। बहरहाल उसूल तो याद रह जाए, लेकिन इंटरेस्ट पेएबल और टैक्स पेएबल के लेजर लाजमी बनाने हैं। ओके, सही हो गया। चलो, ये उसूल मद्देनजर रखते हुए हम काम शुरू करते हैं। ओके, आ जाएं अपने सवाल पे। मिस्टर जुनैद दुआ हैज प्रोवाइडेड यू द बहती हुई बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। बैलेंस शीट एज ऑन 31 दिसंबर 10। सबसे पहले है कैश। नाउ कैश इज तो करंट एसेट है तो लेजर बनाएंगे, लिखा हुआ है, उसकी अपनी था मौजूद है, उसकी अपनी जगह मौजूद है। कैश है, आप इन हैंड समझो या एट बैंक समझो, जो मर्जी समझ लो, कैश ही लिखा हुआ है, इन हैंड ही समझ लेते हैं। खैर है, तो कितना है ओपनिंग? हाँ जरा ध्यान करना, 2009 ओपनिंग है, 32 और 145 टिक करते जाएं। आज तो शायद मेरी तरतीब थोड़ी सी डिफरेंट हो, बीच में कुछ स्टार लगवाऊंगा। मंडे को जब आप आएंगे, अगला सवाल हम कर रहे होंगे, तो फिर वो स्टार नहीं, बैलेंस शीट पढ़ते हुए ही, इनकम स्टेटमेंट पढ़ते हुए सब कुछ वहां पे पहुंचा दिया करेंगे। मैक्सिमम मार्क्स सवाल पढ़ते पढ़ते हम आसान वाले उसमें से, पासिंग मार्क्स सवाल पढ़ते पढ़ते ही हम इसमें से निकाल लिया करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्या है? अकाउंट्स रिसीवेबल। इसको ना आसानी के लिए डेटर्स लिख लो, वैसे ही जरा पता ही आपको अकाउंट से बाहर डेटर्स कर लो ना इसको। अब मैं जरा बोल लूं इस तरह से जी, डेटर्स क्या है? करंट वाले एसेट है, इनका तो लेजर बनेगा। क्या लेजर नहीं बनेगा? चलो फिर इधर लिख लेते हैं, इनमें तो नहीं है डेटर, तो स्टार लगाओ। ये पता नहीं कहां से मुसीबत आ गई, ना इसका लेजर बनना है ना ये वर्किंग वन में पड़े हैं, तो ये हमारे स्टार्स हैं, लगाएं इसको स्टार। आगे बढ़े, आगे बढ़े। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, इस पे भी स्टार लगा लें, ये इन्वेस्टमेंट मिल गई। अच्छा, तो फिर लेजर बना लो। ये आज थोड़ा सा टाइम लग रहा है, कल भी परसों में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसके बाद फिर आपको आदत हो जाएगी, जल्दी जल्दी ये चीजें निकाल लिया करेंगे। ओके जी, ओपनिंग बताइए। 170, क्लोजिंग 220। टिक कर लें लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को। स्टार बा एक ही रह गया है, बाकी टिक। जो स्टार रह जाएंगे उनके साथ देखते हैं क्या करना है। आगे बढ़े। इन्वेंट्री क्या? एंट्री बोल इन्वेस्टमेंट दी बेटा, वो ओनर इन्वेस्ट करता है, ओनर का इन्वेस्टमेंट होता है वो। आप बिजनेस पे लायबिलिटी होती है, ये एसेट्स में पड़ी है, आपने किसी के शेयर्स खरीद रखे हैं लंबे अरसे के लिए। ओके, इन्वेंट्री क्या है?
करंट एसेट तो लेजर बना लें, इधर लिख लें। अगेन अ स्टार हैज राइजन, स्टार, एक और स्टार आ गया जी। चलो आगे बढ़ो। प्रीपेड इंश्योरेंस इज अ करंट एसेट, लेजर बनाएं, इधर लिखें, तो फिर स्टार है। कुछ करना है, कहीं जाना है, आपको ब्रैकेट नजर आना शुरू हो गई होगी, छोड़ें उस ब्रैकेट पे ध्यान न दें, आगे बढ़े। ऑफिस सप्लाईज, ये क्या है? पेबल्स, पेबल्स। पहली बात एसेट्स की हेडिंग में आ रहा था, दूसरी बात अगर आपको याद हो तो इससे मिलते जुलते 3 को अकाउंट्स मैंने बनाए थे। इसके आगे लिखो ब्रैकेट में, लाइक स्टेशनरी, लाइक क्रॉकरी, लाइक स्टेशनरी सिंगल एंट्री, लाइक क्रॉकरी इनकम एक्सपेंडिचर। ऑफिस सप्लाईज का अपना नाम भी आया था इनकम इसमें सिंगल एंट्री के अंदर, अगर आपको याद ना हो तो मुझे याद है, मैं 3 बार कराता हूं एक सवाल, आप घर पे जाके 3 बार कर लें तो आपको भी जितना ये सिलेबस आता हो। बहरहाल जब आप एंड तक 3 बार कर लेंगे तो आपको भी मुझ जितनी अकाउंटिंग आती होगी, ठीक है ना, 3 रिविजन्स तक। चलें, ओके, सुने सुने सुने, ये करंट एसेट है। क्या मतलब? ऑफिस सप्लाईज, ये मार्कर, ये पेंसिलें, ये सब कुछ चीजें, ये आपके पास साल के शुरू में पढ़े, साल के एंड पढ़े, एसेट है, करंट एसेट है। लाइक एक्सपेंस, इसका भी लेजर बनता था, तो करंट एसेट है, लेजर बनेगा। यहां पे नजर आ रहा है, ये भी हमारा स्टार है। अरे वाह, ये स्टार जो है ना, ये मुफ्त के नंबर देंगे हमें, देखना अभी थोड़ी देर में स्टार्स में से नंबर्स निकलेंगे। ओके, नेक्स्ट क्या है? लैंड भी स्टार है। अच्छा जी, ओपनिंग 2500, क्लोजिंग 1810। ओके, लिखें जी, टिक कर लें, शुक्र है कुछ टिक भी हुआ। आगे क्या है? बिल्डिंग, और उसकी अगली लाइन में क्या नजर आ रहा है? इसका मतलब ये कॉस्ट पड़ी है। तो मैंने आपको पहले दिन से एक बात बताई, अगर मुमकिन हो तो इसको अलग रखा करो। तो मुमकिन क्या है, उसने अलग किया हुआ है खुद से ही। ओके, बिल्डिंग का ओपनिंग बता दो, 2300, क्लोजिंग 20। इसके एक्यूमुलेशन का ओपनिंग बताओ, 720। देखो ये बैलेंस शीट के आइटम्स हैं, करंट एसेट्स करंट लायबिलिटीज नहीं है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट नहीं है, तो दोनों का लेजर बन गया। टिक फरमा लें या अल्लाह, ये मार्कर सही हो। अपने अपने मसाइल हैं, अपनी अपनी ख्वाहिशें हैं। आपकी ख्वाहिश है या अल्लाह पर्चा पास हो जाए, मेरी ख्वाहिश या अल्लाह मार्कर सही निकले, है जी। तो नहीं, बिल्कुल मेरी ख्वाहिशात में भी ये बात भी शामिल है कि आप पास हो जाए। बहरहाल आप लोग नहीं चाहते ना, मसला ये, आपको ज़रा सा लगने लगे ना हम पास ही ना हो जाए, छुट्टी कर लेते हैं, टेस्ट नहीं देते, कोई ऐसा कर लेते हैं कि वो बरकत ख़त्म ना हो, फेल होने वाली। नेक्स्ट, इक्विपमेंट, ये भी एट कॉस्ट होगा, बोलो। ओपनिंग 1150, क्लोजिंग 1200 है, 1200 है, जीए की बात है। इसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ओपनिंग 350, क्लोजिंग 380। टिक कर लें, नोट कर लें, ये तो साथ साथ ही कर रहे हैं हम, आसान काम है। ओह, एसेट्स मुक गए, मुबारक। आप कहेंगे ये कैसी बैलेंस शीट है, कैसा फॉर्मेट है? छोड़ो, अपना मतलब निकालो, तुम्हें क्या है कैसा फॉर्मेट है, दफा करो, बस अपने मतलब की चीजें निकालो बीच में से। चलें आगे। नेक्स्ट क्या है जी? अकाउंट्स पेएबल के आगे भी ना आप आसानी के लिए लिख लें क्रेडिटर्स, पता ही है आपको ये क्रेडिटर्स है, पर लिखें क्रेडिटर्स। ओके जी, क्रेडिटर्स क्या है? करंट लायबिलिटी है, लेजर बनेगा नहीं, वर्किंग ये कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आ रहा है नहीं, तो इसका मतलब ये भी हमारा स्टार है, इस तारा है हमारा।
Creditor is R star. Wages payable is what? टिड वाले वट नहीं, क्या करंट लायबिलिटी है, इसका लेजर बनाएंगे, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में आएगा, तो स्टार है, कहीं ना कहीं तो जाएगा स्टार भी। आगे बढ़े, शॉर्ट टर्म लोन का लेजर बना लेते हैं। क्यों? अच्छा स्टार है, अच्छा इसकी जगह मौजूद है। तो नाराज क्यों होते हो, बंदा भूल जाता है। मैंने आपको पहली बार बताया, मेरा रट्टा नहीं लगा अभी। नीचे है तो नीचे लिख लेते हैं। आपने तो खाली जगह छोड़ी हुई थी ना, तो बाकियों पे आप एक्स लगा लेंगे जब एंड होगा सवाल, फिर अब ये दो फिगर्स लिख लेंगे। कितने हैं? 580 और 580। क्या बात है। आप कहोगे शॉर्ट टर्म लोन और सेम है, और भाई ये शॉर्ट टर्म लोन रनिंग फाइनेंस की तरह से होगा ना, डेली बैलेंस शीट होता है, और इत्तफाकन ये सेम आ गया होगा। बस कोई भी लॉजिक दे लिया करो, सवाल से ना लड़ा करो, दिमागी ले ले तू। नेक्स्ट क्या है? तो लोन आ ही जा रहे हैं, चलो। अच्छा मैंने कहा लोन उधर आपने लोन लिखवाया, चलो लोन उधर ही जाने होंगे, पर ओपनिंग बता दें, इंसान बन जाए प्लीज। 1160 नेक्स्ट क्या है? कैपिटल क्या है? करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी है, क्या कैश एंड कैश इक्विवेलेंट है, तो बाकी तो फिर हर आइटम का हमने लेजर बनाना ही बनाना है जी। ओपनिंग 3402, क्लोजिंग 3884। अच्छा बेटा एक बात याद रखें, सवाल कुछ पुराने भी FAR 1 में है, अब कुछ नए भी आएंगे। मैं FAR 2 से भी सवाल उठा के कुछ यहाँ पे आके कुछ लेके आऊँगा टेस्ट में। इस तरह से आपने ये परेशानी नहीं करनी। कैपिटल इकट्ठा है तो समझो ये वो है जिसके अंदर पैट भी आएगा, जिसमें से ड्राइंग्स या डिविडेंड नामी चीज़ें लेस भी होंगे। ड्राइंग्स को डिविडेंड कहते हैं अब्दुल्ला, ठीक है, इसी को काट के हमने ड्राइंग्स को डिविडेंड किया था, ठीक है। अगर वो अलग कर दे कैपिटल प्रॉफिट, हम भी अलग कर लेंगे, हम फिर पैसा आने वाला मालिकों से इधर लेंगे और बाकी प्रॉफिट्स अलग। परेशान नहीं होना, सवाल जैसा होगा वैसा ही जवाब होगा। सवाल गंदुम जवाब चना ना कर देना, जैसा सवाल वैसा जवाब। ओके, एक मार्कर तो भाई मंगवा दो भी अल्लाह के नाम से। कोई ऐसे मार्कर होने चाहिए कि सुबह मुझे एक मार्कर मिले ब्लैक वाला और वो आखिरी क्लास तक ऐसे जानदार रहे। नया नहीं सही होता यार, नए से तो बाजू दर्द हो जाती। अब बोल रहे हैं क्या? ओके सुने, नेक्स्ट क्या खत्म? बैलेंस शीट खत्म, बड़ी बड़ी मुबारक। आगे बढ़ो, क्या लिखा हुआ है? इनकम स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 10। इसमें आपको सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, जीपी, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस, एडमिन एक्सपेंसेस और डेप्रीसिएशन नजर आ रही है। 230 को तो एनसर्कल कर लो ना, मतलब की चीज मिली है। डेप्रीसिएशन देखो पहले तो ये बताओ, चलो आगे बढ़ो। इनकम फ्रॉम ऑपरेशंस में गेन ऑन सेल ऑफ लैंड 64, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 32, लॉस ऑन सेल ऑफ इक्विपमेंट 15, छा गए। और नेट इनकम क्या है? इधर देखो, हमारा स्टार्टिंग पॉइंट 950, ठीक है, लिखो जल्दी से। ओके रुके, स्पीड है ना हमारे, गलत कर रहे हैं, शायद सही भी हो। सुने आप, स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जी। प्रॉफिट की फिगर स्टार्टिंग पॉइंट है। अब सामने मुंह पे ही नजर आ रही है अलग से डेप्रिसिएशन। ये आज के बाद ऐसे नहीं सामने मिला करेगी, इसको ढूंढना पड़ा करेगा, ठीक है, क्योंकि पहला सवाल है। तो 230 की डेप्रिसिएशन है। जितने भी एसेट्स हैं, आप घर पे जब इस सवाल को मुकम्मल करोगे ना, क्योंकि मैंने तो एक आध अकाउंट बना के यहाँ से गोली गिरा के निकल जाना है आज, ठीक है। आपने घर जाके सवाल पूरा करना है। जब सवाल पूरा करेंगे तो यहाँ से भी डेप्रिसिएशन निकलेगी, यहाँ से भी। ये दो ही हैं डेप्सिबल एसेट्स, तो उन दोनों का टोटल उसके बराबर होगा, पक्की बात, ठीक है, जो नजर आ रहा है इनकम से। कैश फ्लो के टॉपिक में याद रखिएगा कैश फ्लो के टॉपिक में
सब कुछ हो चुका है, इनकम स्टेटमेंट बन चुकी है, बैलेंस शीट बन चुकी है, सिर्फ इक्विटी भी बन चुकी है। अब आप कैश फ्लो बना रहे हैं, ये बात में बनती है हमेशा, ठीक है। तो ये मत सोचना कि ये नहीं हुआ होगा अनलेस वो खुद कुछ ना कहे, ठीक है। सब कुछ हो चुका है, हमने दोबारा बस रीवर्किंग करके मतलब की चीज निकालनी है, कैश, बस कैश निकालना, ओके, ठीक है ना। चले अच्छा जी, तो 950 तक आते आते डेप्रीसिएशन क्या हो चुकी है, इधर देखो, क्या करोगे, ये मुफ्त के नंबर क्यों जोड़े, ठीक हो गया। अब ऊपर ये सवाल ना आए आपके जहनों में, ये सवाल का जवाब आएगा 2 से 3 दिन में जाकर के जी ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, सेलिंग, एडमिन में भी तो नॉन कैश पड़े होंगे, जैसे अभी भाई साहब बोल रहे थे बैड डेट भी है, जैसे अभी जो है वो किसी के दिन में आ रहा होगा इलेक्ट्रिसिटी पड़ी होगी, और जाने दो, छोड़ दो, फिलहाल जो कह रहा हूं वो मान लो, ठीक है। आप निकल जाओ क्लास, जाना है तो नहीं, बैठना है, अच्छा बैठो फिर, ओके। नेक्स्ट, डेप्रिसिएशन को लेस कर दिया, ऐड किया, रिवर्स किया, लेस तो होकर वहां तक पहुंची थी। अब आगे बढ़ो, बाकी 3 चीजों पे एतराज है। गेन ऑन सेल ऑफ, इधर देखो, तरतीब देख लो अब सवाल की। हम क्या किया करेंगे, गेन लॉस आएगा ना, हम डिस्पोजल का लेजर बना लेंगे, एंट्री भी कर सकते थे बहरहाल। क्यों है सुनो, अब पहले भी ऐसे ही होता था, हमें कैश गिवन होता था, हम डिस्पोजल के अकाउंट में कैश लिख लेते थे, बैलेंसिंग गेन लॉस। आज डिस्पोजल का अकाउंट बनेगा, गेन लॉस गिवन होगा, बैलेंसिंग हम, तो थोड़ा सा ध्यान से जरा, पहला है जरा देख लेना ध्यान से, हमने प्रॉफिट या लॉस की फिगर यहां पे पार्क करनी है। गेन है लॉस है, गेन है लॉस है, गेन है तो गेन प्रॉफिट एंड लॉस में क्या हुआ होगा, क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट में हमने क्या कर दिया, यहां पे लिख लिया गेन, कितना देख लो, पक्की बात है। यहां पे क्या आएगा कि डिस्पोजल अकाउंट क्या हो रहा है और प्रॉफिट एंड लॉस क्या हो रहा है, तो चलो कोई और आ जाएगा इधर, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो जी, आप नया बना लो, आप भी छोड़ दो उसको, डिस्पोजल ऑफ लैंड, इस पे गेन है। अब दोबारा से सोचो, डिस्पोजल अकाउंट जो सोचेंगे तो गलत हो जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस में अगर गेन है तो उसने क्या किया उसको जाकर, तो फिर प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, तो डिस्पोजल अकाउंट कितना जी, 60, हाँ कर लेता हूं ना, बारी तो आए, ठीक है। उसके बाद क्या, अच्छा रुक जाओ, जैसे ही यार ये लो, जैसे ही ये 64 यहां पे लिखा, ये प्रॉफिट तक आते आते क्या हो चुका है, बोलो। अब आप क्या करोगे इसको, आपने यहां पे लिखा गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लैंड और 64 को लेस कर दिया, ठीक है। फिर इस अकाउंट से जो कैश निकलेगा उसको यहां लिखेंगे इंशाल्लाह एक्टिविटी में। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या है, गेन ऑन सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट 12, डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स। अब इस पे ना सोचो, ये सामने एक बार गेन लिखा गया, टाइम बचा लेते हैं, पर्चे में टाइम बचा लेंगे जी, कितना, ये डिस्पोजल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस क्रेडिट, यहां पे आओ, गेन है, फिर गेन ऑन डिस्पोजल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना, 32 माइनस, ठीक हो गया। आगे बढ़ो, ओ लॉस आ गया, तो लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है, डेबिट, कम या ज्यादा ना बताएं, लॉस प्रॉफिट एंड लॉस को क्या करता है, तो डिस्पोजल अकाउंट में किस तरफ आएगा, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट, तो डिस्पोजल अकाउंट कितना है 15,
अब यहाँ पर जाके इसको भी फौरन ट्रीट कर दें, ये नंबर मिल जाए। लॉस ऑन डिस्पोजल ऑफ इक्विपमेंट। आपको सिर्फ ये लॉस ऑन डिस्पोजल इक्विपमेंट वाली वर्किंग करते हुए थोड़ी सी परेशानी होगी घर पे, उसके अलावा कोई परेशानी होने नहीं वाली इस सवाल में। जी कितना? 15। अब आपके स्टार्स रह गए, अगर गौर करें तो स्टार्स रह गए। डाटा सारा लिख दिया मैंने, स्टार्स रह गए। क्या मसला है? बंद करो तो बता, टाइम नहीं है, जरूरत नहीं है। एक्यूमुलेटेड डेप्शन में से बैलेंसिंग निकल आएगी, जरूरत नहीं पड़ेगी। आगे चलते रहो। फिलहाल जो ओपन किए हैं वो सामने आपके। डेप्शन का एक्सपेंस का लेजर आ नहीं रहा होता बैलेंस शीट में फिलहाल, बस यही सोचो, इसीलिए नहीं ओपन किया। आ रहा होता है बैलेंस शीट में, आ रहा होता है डेप्शन एक्सपेंस का लेजर बैलेंस शीट में, तो नहीं किया। ओके, अब जी स्टार्स को यहां पर लेकर आना है, इधर देखना। उसकी हेडिंग है बस एडजस्टमेंट्स। फिलहाल एडजस्टमेंट्स फॉर स्टार्स, एडजस्टमेंट्स फॉर स्टार्स। ओके, स्टार्स कौन कौन से जरा इनके नाम लिखवा दो। डेटर्स, इन्वेंटरी, प्रीपेड इंश्योरेंस, इंश्योरेंस INS भी काफी है। उसके बाद ऑफिस, अभी मैं ऑफिस सप्लाईज हूँ जी। ऑफिस सप्लाईज, क्रेडिटर्स और वेजेस पेड। लो जी, इधर एक जुगाड़ लगाना है, वो जुगाड़ समझ लें। उसकी साइंस भी 2-4-5 दिन में उम्मीद है समझ आ जाएगी जब बारी आएगी। अभी जुगाड़ क्यों सीखना है? ताकि पर्चे के अंदर ये नंबर मिस ना हो, इनमें गलती कभी भी ना हो। ठीक है, इधर देखें सब, मैं आपको इंट्रो की बेस पर ये एडजस्टमेंट्स ऑफ स्टार सिखाने लगा हूं। आपने इसकी लॉजिक को सोचना ही नहीं है अभी, इसके पीछे लॉजिक क्या है साइंस से समझाऊंगा इंशाल्लाह। फिलहाल आर्ट सीखें ताकि ये वाले मार्क्स आपके कभी भी सवाल में मिस ना हो। तैयार है? एसिड्स हैं ये, ठीक है। क्या नाम है एसिड का? पहले का क्लोजिंग में कितना है? 10। ओपनिंग में क्या? खैर हो बेटा, ध्यान से देख लें। ओपनिंग क्लोजिंग ये है जी। अच्छा, अब ओपनिंग। अच्छा, अब देखें सबकी तवज्जो इधर प्लीज। डेटर ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते आते बढ़ा है या कम हुआ है? बढ़ा है। कितने से? 176 से बढ़ा है। आगे बढ़े। इन्वेंटरी फिर लिखना बाद में, ये लिखने की जरूरत नहीं है, पर्चे में कभी भी नहीं लिखेंगे, सब कुछ ज़बानी किया करेंगे। क्लोजिंग 424, ओपनिंग। अब 200 से ये इन्वेंट्री 424 पे आई तो बढ़ी या कम हुई? कितने से? 222। बात समझ रहे हो? अब ये उसूल अप्लाई करना है किस तरह से? डेटर्स ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए, डेटर्स एसेट है, एसेट का बढ़ना बोलो क्या होता है? डेबिट। क्या हो गया? बेसिक बचपन में चले गए, ठीक है। डेटर्स ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते हुए क्या हुए हैं? बढ़े हैं। ये आखिरी 4-5 दिन बाद ये लिखना छोड़ देना, एग्जामिनर को नहीं बताना हमने ये जुगाड़ लगाया, ठीक है। छोड़ें इस बात को, फिलहाल आप लिखें बस। आप आंसर देखेंगे वो बिल्कुल सही होगा, इसलिए इसको सीखना है फिलहाल जी। डेटर्स ओपनिंग से क्लोजिंग तक आते आते डेटर्स का बढ़ना डेबिट। बस अभी अगली बात ना करो, आगे बढ़ो। इन्वेंट्री क्या है? इंक्रीज। ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते आते इंक्रीज। इन्वेंट्री भी एसेट है, एसेट का बढ़ना। अब ये तो हो गए हैं डेबिट। अब क्रेडिट करना है कुछ ना कुछ, तो कैश फ्लो बना रहे हो, दूसरा इंपैक्ट कैश को दे दो। यहां पे लिख लो कैश क्रेडिट। कितने से? 170। कैश क्रेडिट मतलब कम, ठीक है। आगे भी ऐसे ही। कितने से? ये मैकेनिज्म समझ लो,
जवाब बिल्कुल सही होगा, कभी भी गलत नहीं हो सकता। इसकी साइंस समझाऊंगा इंशाल्लाह, इसकी लॉजिक को अभी नहीं सोचना, अभी सिर्फ इस आर्ट को सीख लें ताकि ये वाले नंबर मिस कभी भी। ये सवाल आज तो मैंने स्टार को अलग किया ना, मंडे से हम इंशाल्लाह सवाल पढ़ते पढ़ते ये काम ऐसे ही कर जाया करेंगे, 7 ही नंबर, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने सारे स्टार्स अलग कर लिए, ठीक है। इन स्टार्स के अंदर हमने ये रूल लगा लिया, ओपनिंग से क्लोजिंग की तरफ आते आते अगर ये बढ़ रहे हैं तो एसेट है, तो एसेट का बढ़ना डेबिट। अगले की एग्जांपल देख लेते हैं ना, वो कम हो रहा है। अगला क्या है स्टार, प्रीपेड इंश्योरेंस। इधर देखो, अभी समझ आ जाएगी अच्छी तरह। प्रीपेड इंश्योरेंस क्लोजिंग में कितना था, 20, ओपनिंग में कितना है 36, क्लोजिंग में 20 जी। कम हुआ है, एसेट कम हुआ है कितने से, 12 से एसेट कम हुआ है। बोलो बोलो, एसेट कम हो तो, एसेट कम हो तो यहां पे लिखा छोटा सा क्रेडिट, पर्चे में ही लिखना, और कैश क्या हो जाएगा, डेबिट। कितने से, 12 पॉजिटिव, आंसर सही होगा, ठीक है। हाँ समझो, दूसरा एंड भी देख लिया। चलो अब एक लायबिलिटी भी देख लेते हैं, खत्म हो गए ना एसेट्स, लायबिलिटी पहले। अगला स्टार कौन सा है, अच्छा रहती है ऑफिस, वो जबानी कर लो। बोलो जी, बड़ा है कम हुआ है, ऑफिस सप्लाईज ओपनिंग से क्लोजिंग बड़े हैं कम हुए, बढ़ गए हैं। एसेट है, एसेट का बढ़ना, बेटा ऑफिस सप्लाईज, खुदा का नाम ले, सुबह से लायबिलिटी चल रही है जी। ऑफिस सप्लाईज एसेट है, एसेट्स में पड़ा भी है जी। एसेट्स का बढ़ना है कम होना है, कम होना है तो क्रेडिट, बढ़ना है तो डेबिट। तो एसेट डेबिट, कैश को कर लो क्रेडिट, ठीक है। अब क्रेडिटर्स पे भी अप्लाई कर लेते हैं। ये देखो कैश फ्लो के 70% मार्क्स सवाल पढ़ते पढ़ते आ जाने जी। आगे बढ़ो, क्रेडिटर्स ओपनिंग क्लोजिंग 150 लो जी, कमी आ गई कितनी, इधर देखो एक बार, पहली बार लायबिलिटी आई है। अब लायबिलिटी, क्रेडिटर क्या है, लायबिलिटी, लायबिलिटी के अंदर क्या आई है, लायबिलिटी कम हो तो, लायबिलिटी कम हो तो डेबिट। तो फिर कैश को क्या कर लोगे, क्रेडिट। कितने से, वेजेस पेबल जुबानी, बोलो बोलो बोलो, वेजेस पेबल क्या हो रही हैं, बढ़ी हैं, लायबिलिटी बढ़ी है, लायबिलिटी का बढ़ना, लायबिलिटी का बढ़ना क्रेडिट। इसको आपको जो है ना रिकॉर्डिंग ऑन कर लेनी चाहिए थी। कैश डेबिट कितने से, 16, ठीक है ओके। आखिर में इधर देखें, आखिर में 3 चीजें हमेशा आपकी लेस हुआ करेंगी, ये फॉर्मेट में लाजमी लिखा करेंगे, आई इक्का दुक्का करेगी, ठीक है। वो कौन कौन सी 3 चीजें हैं, लेस इंटरेस्ट पेड, टैक्स पेड, वो जो आपके 2 दोस्त जो आपने लिखे थे अलग से, ठीक है। और तीसरा है डिविडेंड भी आ सकता है लिखा हुआ, ड्राइंग्स भी आ सकता है, डिविडेंड या ड्राइंग्स पेड। ये 3 फिगर्स आपकी एंड पे लेस हुआ करेंगी, कोई एक चीज आ जाएगी इनमें से, कभी 2 आ जाएंगी मैक्सिमम। किसी की क्लास तो नहीं शुरू हो गई, कितने में शुरू होती है, वो मुझे पता है कितने में शुरू होती है, अभी 20 पे होती है शुरू। कोई नहीं, 2-4 मिनट दे दो बस, मैं सिर्फ आपको अप्रोच समझा दूं, थोड़ी सी सवाल खत्म है मेरी तरफ से। सुने अब सवाल, क्योंकि आपका संडे ज़ाया हो जाएगा अगर मैं थोड़ी सी बात और नहीं करूंगा, तो थोड़ी सी बात सुने फिर एफर्ट करके आएंगे, ओके। मुझे कोई इशू नहीं होगा मंडे को आके मैं क्विकली इस सवाल को गुजारूं, यहाँ तक दोबारा से भी कर सकता हूँ, आधा घंटा इस पे लगा के कोई छोटा सवाल मैं नया उसके बाद कर लूँ, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इसलिए लेकिन आप उम्मीद है कर लेंगे। सुने अब अदर इंफॉर्मेशन में पॉइंट डी सबसे पहले उड़ा दो। पॉइंट डी क्या है, पॉइंट डी क्या है, ड्राइंग्स अमाउंटेड टू 568। हाँ जी, ड्राइंग्स कहाँ आएंगी, ये कैपिटल में। अब ये ना कहना एंट्री नहीं हुई, सब हो चुका है, बैलेंस शीट बन चुकी है, लेकिन एक चीज, ये तो यहां पे भी आएंगे। तो डिविडेंड को काट दो, ड्राइंग लिखा रहने दो, 568, ठीक हो गया। चलो पॉइंट डी तो उड़ गया ना, जान छूटी। पॉइंट सी आपको थोड़ा तंग करेगा,
इसको स्टार लगा लें, मैं डिस्कस नहीं कर रहा। डिस्पोजल है इक्विपमेंट का, वो मैं आपको नहीं समझा रहा, मैं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट वाला डिस्पोजल समझाऊंगा इंशाल्लाह, वो कोशिश कर लेना खुद, ठीक है। तो वापस आए पॉइंट ए पर। पॉइंट ए के बारे में क्या कहता है? पार्ट ऑफ लॉन्ग टर्म लोन अमाउंटिंग टू 100 वॉज पेड बाय मिस्टर जुनेद फ्रॉम हिज पर्सनल, यानी कि वो जो बात होती है कि कैश डेबिट कैपिटल क्रेडिट हुआ और फिर लोन डेबिट कैश क्रेडिट हुआ भाई, उसमें हम अक्सर इस कैश को उड़ा देते हैं, डायरेक्ट भी एंट्री कर लिया करते हैं, ठीक है। लेकिन कैश फ्लो स्टेटमेंट है, एक आधा नंबर जाया ना कर लेना, एक आधा नंबर जाया ना कर लेना। बहरहाल यहां पे तो मैंने लिख दिया, इधर देखें, कैपिटल क्रेडिट और लोन डेबिट, यहां मैंने लिख दिया कैपिटल, यहां पे लिख दिया मैंने लोन, ठीक है। लेकिन यहां पर भी मैंने लिख दिया कैपिटल इन्वेस्टेड, भाई उसका कैपिटल तो बढ़ा है ना। आप कहोगे कुछ और तो चेक कर लें, मैंने कहा अच्छा बैलेंस करके देखो, देखो मुझे पैड बैलेंसिंग निकाल दो, चलो बाकी तो सब गिवन था, पैड बैलेंसिंग निकाल दो, कितना निकलता है, अल्लाह करे उतना ही हो, मतलब सब सही है और कुछ भी नहीं निकला इसमें से बैलेंसिंग, समझे हो, ठीक है ना। आने वाले दिनों में यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकला करेगी, हम क्या कहेंगे, ओ लगता है और पैसे आ गए, कैश 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 डेबिट कैपिटल क्रेडिट निकला करेगा इंशाल्लाह आने वाले दिनों में। जैसे इधर आके बैलेंस करो, हो रहा है बैलेंस, जल्दी जल्दी जल्दी, ये आर्ट सीखो ना कि करना क्या है। मैंने सिर्फ जोर दिया स्लो स्लो सवाल करने दे, और मैं बार बार कह रहा हूं मंडे को दोबारा सारा सवाल भी करवाऊंगा, अगर आपको जरा सा भी मसला हुआ तो कोई इशू नहीं है मुझे, पर आप कर लेंगे जी। किस तरफ ये क्या हो सकता है पॉसिबली इस लेजर में डेबिट साइड पे आना है जी, इंटरेस्ट का लोन के अकाउंट में क्या वास्ता, ये पेमेंट ऑफ लोन है, रीपेमेंट ऑफ लोन है, इधर देखें, ठीक है। ये क्या निकला है, अब रीपे लोन कितना हुआ है, 175 हुआ है, तो आप यहां पर लिखा लोन रीपेड 100 जमा 75। आप कहोगे जी हम अगर सिर्फ 75 लिख देते नेगेटिव तो मैंने कहा आपको एक आध नंबर रह जाता, बाकी सवाल तो सही हो जाना था, ठीक है, एक आध नंबर मिस हो जाना था, 100 का आना जाना अगर शो ना करते कैपिटल वाला, नेट में तो 75 ही बन रहा है, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब ये अकाउंट गया, ये भी गया, वर्किंग 8 और 9 का रेफरेंस दे लेना बस, ऐसे सवाल हो 9, ठीक है। अब बस आखिरी बात, थोड़ी सी बात और सुन लो, उससे मैकेनिज्म समझ आ जाएगा। गेन लॉस जो आप कह रहे थे कि गेन लॉस को रिवर्स करना है, कैश निकलेगा कैसे, मैं अपने पहले लेजर से शुरू करता हूं। आपको पता है सवाल ने बताया है कि इन्वेस्टमेंट बिकी है, ऐसे ही है, जरा बैलेंस करना किस तरह, ये गड़बड़ है, सवाल को कुछ और बताना चाहिए। सवाल पढ़ो, पॉइंट बी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 100 योर सोल्ड, शुक्र है डिस्पोजल में 100 चला गया। अब इधर देखो, इधर देखो, इधर बाद में आते हैं, 100 यहां से क्रेडिट तो कहां डेबिट, सवाल बस उलट गया थोड़ा सा, कैश देता था, कॉस्ट देता था, प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे क्योंकि उस वक्त प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ रहे होते थे, आज कैश फ्लो बना रहे हैं, उसने ये गिवन कर दिया, ये गिवन कर दिया, आज क्या बैलेंसिंग निकल रहा है, बोलो कितना, 100 वाली चीज 32 का गेन कब देगी, जब 132 आएंगे। अब ये क्या है, ये है कैश इन फ्लो, क्या है, इधर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में आके आपने लिखा सेल प्रोसीड्स या अंग्रेजी इज नो मैटर एट ऑल, ठीक है, जैसे मेरे यहां नहीं है, बात समझे, अंग्रेजी का कोई इशू नहीं है, आपने यहां पे प्लस माइनस सही करना, तो यहां कुछ लिख दो, सेल प्रोसीड लिख दो, कैश रिसीव लिख दो, ऑन सेल ऑफ
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना आया जी, पॉजिटिव रखना, पॉजिटिव, ठीक हो गया। अब ये देखो, ये लेजर सारा कंप्लीट हो गया, इसमें नॉन कैश रिवर्स कर दिया, कैश फ्लो में कैश ले आए, ठीक है। अब इधर देखो, अब ये बैलेंस हो रहा है, अभी भी नहीं हो रहा, किस तरफ बैलेंस है, कितना, लो अब ये क्या होगा, इन्वेस्टमेंट्स मजीद भी खरीदी हैं, मैकेनिज्म समझ आ गया। इधर देखो कैश एडिशन हुआ है, अब इधर देखो लेके आओ इसको, यहां पे लिखोगे आप कैश पेड फॉर एडिशन या मजीद खरीदियां, कोई अंग्रेजी लिख लो, एडिशन ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स जी 150, और ये नेगेटिव, ये कैश जा रहा है। परेशान बिल्कुल नहीं होना, सिर्फ संडे मसरूफ रहे, मैंने तेजी में ये सवाल को एंड पे खींचा है थोड़ा सा कि ये बताऊंगा ये करना है, आप घर पे यकीन माने कर सकते हैं। क्या होगा आप आगे देखें, लैंड पे भी डिस्पोजल है, फिर डेप्रिसिएशन होती ही नहीं है, तो यहां से जो बैलेंस ही निकलेगी वो इधर आएगा, कैश निकल आएगा, गेन लॉस रिवर्स हो गया, कैश रिसीव्ड। मैकेनिज्म समझाया, करेंगे इंशाल्लाह आप लोग। और ये सवाल को पहला नहीं है, ये इस जैसे कई सवाल अगले हमने 7, 8, 10 दिन करते रहने हैं, नो इशू, आपने संडे को लगाना है। आगे बढ़े, बिल्डिंग को ऐसे ही देखेंगे, बिल्डिंग का डिस्पोजल है कोई, बिल्डिंग नहीं, लैंड का डिस्पोजल था, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का था, इक्विपमेंट का था, ये सबसे सुकून से सवाल होगा। यहां पे एडिशन नजर आ रहा है मुझे तो अभी 500 का, कैश पेड, यहां से डेप्रिसिएशन निकलेगी बैलेंसिंग, क्योंकि बैलेंसिंग इस तरफ गिर रही होगी, क्या हो सकता है लिक्विडेशन अकाउंट के अंदर इस तरफ अगर कोई चीज आए तो वो डेप्रिसिएशन ही हो सकती है। इन दो को छोड़ो जी, क्या, हाँ कहीं नहीं जाएगी, जा चुकी है, जा चुकी है। ये डेप्रिसिएशन और ये डेप्रिसिएशन, ये दोनों जब ऐड करोगे तो 230 ही बनेगा, सहूलत हुई पड़ी है, चेक करना एंड पे। लेकिन ये अकाउंट थोड़ा सा तंग करेंगे, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर, थोड़ा सा ध्यान से इनको कर लेना, बाकी तो सवाल में बचा ही कुछ नहीं, ठीक है। देख लो आप, उसमें एडजस्टमेंट नंबर सी, एडजस्टमेंट नंबर, थोड़ा सा टाइम हो तो मैं आपको 230 1 मिनट में, थोड़ा सा टाइम क्या बल्कि 1 मिनट, आखिरी बार 30 सेकेंड्स चाहिए आप, ठीक है। सुनने बाहर चले जाते, सुन लें, यहां से डेप्शन निकलेगी 60, उसने ये डेप्शन बताई हुई है, दोनों का टोटल 230 बनेगा। होमवर्क में यही क्वेश्चन है, आप इंशाल्लाह कर लेंगे। आप सब बैठे रहे, आप लोगों ने पहले निकलना है, तो चले।